डियर यंगस्टर्स, मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी भूमिका बनाऊंगा जिससे आपको ये पता चले कि मेरा उद्देश्य क्या था आपके सामने आना और आप लोगों से मिलने का। मैंने जितनी अब तक की अपनी पढ़ाई की उससे मुझे पता चला कि इस इंडिया में यंग टैलेंट्स की कमी नहीं है, बट उस यंग टैलेंट का ब्रेन ड्रेन ना हो, हम सब इंडिया में रह के अपने जो स्किल्स हैं उसको कैसे हम सबके बीच तक ला पाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि एक कनेक्शंस बने। इंडिया वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम का देश है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम चाहते हैं दिल से कि हम लोगों के लिए करें। हमारे जीवन का एक अपना उद्देश्य होता है, हम एक गोल सेट करते हैं कि सबसे पहले तो हम चरित्र निर्माण करेंगे और अपने देश के विकास में हिस्सेदारी लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंडिया में लगभग 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। वहाँ से जो जनसंख्या आज भी आ रही है, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में हमारे यहाँ के युवा पहुँच चुके हैं। उसके बाद भी अभी कई जगह हम पीछे हैं। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जो शिक्षा पद्धति हमारी थी हमने उसे अच्छे से टेक ओवर नहीं किया। उसके लिए मैंने एक प्लान तैयार कर रखा है जिसमें आप लोगों के बीच मैं शेयर करने के बाद आपको बताऊंगा कि इस प्लान का उद्देश्य कैसा है या इसके एग्जीक्यूशन के लिए मेरा क्या प्रयास चल रहा है। मैंने अपने एक स्टार्टअप का नाम दे रखा है, उसका नाम है इंडियन नॉलेज पार्क। ये एआई जनरेटेड वीडियो है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने उसकी हेल्प ली ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन हो सके कि इंडियन नॉलेज पार्क का क्या मतलब है। ये कोई खेल कूद का मैदान नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यहाँ केवल ज्ञान या शिक्षा दी जाएगी। ये एक पार्क, उद्यान, उद्यान किसका? आपके भविष्य का, जहाँ पर खिलखिलाते भौरे आपके अपने ज्ञान संवर्धन के लिए उस प्रारूप में दुनिया के सामने जाएंगे, जहाँ पर आप अपने मोरल वैल्यूज़ को, अपनी एथिक्स को सीख पाएंगे और साथ ही साथ जो ज्ञान है उसे दूसरों में बांट के एक अति उत्साहित युवक के रूप में अपने देश में भागीदारी दे सकेंगे। साथ ही साथ आप देखें, एक बार इस वर्चुअली जनरेटेड वीडियो को देखें तो आपको लगेगा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है इसमें ऑलरेडी हम सब कहीं ना कहीं हमारे मन में यही सारी भावनाएं रहती हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, हम एक समावेशी शिक्षा लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ हंस खेल के रहना चाहते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक अच्छा हॉस्पिटल हो और गांव में सारे लोग खुश हों, एक दूसरे से बात करें। अभी मोबाइल के ज़माने में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो हमारा एकाकी होना। एकांकी होने के ही कारण हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने पूर्ण कौशल विकास की जो बात होती है वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, उसका रीजन है कि हमारी शिक्षा पद्धति में गिरावट का आना और शायद हम स्वयं भी उसके जिम्मेदार हैं। हम भी अपनी शिक्षा पद्धति पे भरोसा ना करके वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे कि इस इंडियन नॉलेज पार्क का इंपैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बारी बारी से, ये हमारा कल्चरल प्रमोशन। मेरा पहला उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ा सके। दूसरा, स्पिरिचुअल एंड रिसर्च पाथवेज। हम पहले से भी अनुसंधान, जिसे आज रिसर्च, R&D, बहुत सारी टर्म में, टेक्नोलॉजी में हमारे आसपास आ रही है, हम जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि क्या ये रिसर्च साइंटिफिक चीज़ों को करना ही, दैट रिसर्च, द फर्स्ट सेंस विच कम्स टू अस इज कि हाँ कोई लैब होगी, कोई एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ ऐसा होगा। नहीं, एक जीवन का अपना आध्यात्मिक एवं अनुसंधान होता है जो हमारे विकास के लिए और हमारे देश के विकास में सहायक होता है। वो रिसर्च पाथवेज कैसा होगा मैं कभी किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल इन दोनों का विकास करना जो कि देश के हित में हो। फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा एक स्तंभ है जिसके आधार पे ही एक किसी देश का नैतिक विकास हो सकता है। तो वो शैक्षणिक माहौल में विकास लाना, वो शैक्षणिक माहौल ऐसा ना हो कि आप एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, आपकी डिग्रियां, आपके सो कॉल्ड हमारे पास उच्च विद्या वरिधि तक हम पहुंच जाएं, लेकिन हमारे नैतिक मूल्य पे कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो वो शैक्षणिक विकास कैसे होने चाहिए, इस पे एक चर्चा होगी। दूसरा, अलाइनमेंट विद लीडरशिप विजन। बहुत सारे
देशों में ये चर्चा हो रही है कि भारत के पास जो युवा शक्ति है इसका डिविडेंड भारत को मिलना चाहिए, लेकिन भारत क्या वो डिविडेंड से यानी लाभांश ले पा रहा है? शायद नहीं। संभवतः हमारे नवयुवक लीडरशिप को वो राजनीति समझते हैं जो राजनीति हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, जबकि ऐसी राजनीतिक माहौल जो हमारे सामने क्रिएट हुए हैं, चाहे अनचाहे वो कई बार प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव डालते हैं, उससे मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप इस लीडरशिप विजन की बात करें कि लीडरशिप मतलब आप युवाओं को लीड कैसे करेंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो आप आने वाली अपनी जनरेशन को लीड कैसे करेंगे, कैसे शिक्षा दूसरों तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे नकारा नहीं जा सकता कि आज के जमाने में जब कंप्यूटर के युग के बाद एक नया युग तैयार हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि अब सारी चीजें अकल्पनीय जैसी लगती हैं। अब पहले तो कल इतनी बातें होती थी कि हाँ हम यूएस में है, कोई इंडिया में है, आपस में बात कर ले रहा है, लेकिन अब तो क्या है, रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक परिकल्पनाएं, मतलब हमसे बियॉन्ड, जहां तक हम सोच सकते हैं उससे भी दूर चीजें हो रही हैं। पहले केवल बायोमेट्रिक तरीके से वो जब गेट खुलते थे बिना मैन पावर के कोई चीजें हम देखते थे तो कौतूहल जैसा था, लेकिन आज हर एक चीज ऐसी हो चुकी है जहां पर हम जब तक सोच पा रहे हैं उससे पहले वो इन्वेंट होती हुई दिख रही है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी देश चाइना। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव टीचर ट्रेनिंग, मैं चाहता हूं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो शिक्षा हो वो लोगों के बीच कुछ ऐसे जाए कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं और उस पढ़ने का उद्देश्य क्या है, उसकी आपकी समझ क्या है, और कल के भविष्य में आप कैसे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, एक समृद्धि दे सके अपने समाज में। उस पर थोड़ी चर्चा होगी। फिर ऑफ कोर्स कैरियर, आप जब बड़े होते हैं तो अभी भारत एक ऐसा देश है जो विकसित देश नहीं कहलाता, विकासशील देश कहलाता है, लेकिन जल्द ही हमें जरूरत है और हम हो भी जाएंगे विकसित देश की श्रेणी में। तो उसके लिए क्या ऐसा करें, क्या हम अपने पढ़ने के आधार पे कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिसको अपनी चॉइस से, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हम डेवलप करें और अंततोगत्वा हमारा एक पूर्ण केंद्र हो कि हम उसे प्राप्त कर लें। फिर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स एंड शेपिंग द फ्यूचर, ऑफ कोर्स ये अंग्रेजी आंग्ल भाषा में लिखी गई चीजें हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इसका व्याख्यान हिंदी में दे रहा कि आप इसे समझ सकें, ये जनमानस तक जा सके कि भाई इसमें हम अपने आप को परिवर्तित करने की भावना रखेंगे। परिवर्तन कैसा होगा, जो भविष्य का निर्माण करता हुआ दिखेगा, और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और बताता हूं कि सॉरी, मैं जस्ट, अगर आप ये देखेंगे, ये आप देखिए, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा हमारे किसी एक प्रोफेसर द्वारा बनवाया गया है, जहां पर अब वो चीज बनाने की कोशिश हो रही है जो हम छोड़ के आ चुके हैं। पहले हम गांव घरों में रहते थे, खुशहाली थी, समृद्धि थी, लेकिन इसके एक अपने कारण थे, जब हम इसे झुग्गी झोपड़ी कहा करते थे, और वो समस्या मानते हुए हम आगे बढ़ गए कि हम लाइफ में एक नया चेंज लाएंगे, हम नए तरीके से लाइफ जिएंगे। लेकिन वो परिवर्तन करते करते हम कहाँ कितने दूर निकल गए कि जब हम विज्ञान की एक ऐसी सीढ़ी पे हैं जहां हम अपने आप को मान चुके हैं कि भारत भी टॉप 4-5 कंट्रीज में आता है रिसर्च के नाम पे, इनोवेशन के नाम पे, स्पेस के नाम पे। तो वहां पर आप देख रहे हो कि इंडिया के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में ये घर बनाया जाता है, ये समझाने के लिए कि कैसे इनकी जरूरत हम आप सबके लिए थी और है और आगे भी रहेगी। इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ये घर कैसे बने थे, और अभी इतनी कंक्रीट्स, इतने बड़ी बड़ी इमारतें जब खड़ी हो जा रही हैं तो ऐसा क्या प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग नाम की जो चिड़िया है वो हमारे कानों तक तो सुनाई देती है, लेकिन उसको समझना एक बेहद आसान तरीका हो सकता है जब आप ये सोचें कि किसी आईटी के अंदर ये गांव का परिदृश्य देखने को मिल रहा है, और ऐसा क्यों मिल रहा है। एक आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है चेतन सोलंकी, वो उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम जारी कर रखी है कि हमें जितनी जरूरत हो हम उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करें। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। और एक इस नोबल क्लॉज में एक बड़ी अच्छी बात है कि हम चाहेंगे कि आप इस नोबल एंडेवर लिखा है, यानी हमारे इस प्रयास में आप जुड़ें। कैसे जुड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स आपका कंट्रीब्यूशन हमें काम दे सकता है। ऑफ कोर्स आप इस हमारी यात्रा में एक पार्टनर के रूप में आ सकते हैं। आपके जो भी कौशल हो, कई सारे एनजीओ चलते हैं, कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए प्रयासरत हैं।
हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े या हम उनके साथ जुड़ के हम चाहते हैं ये चेंज आना। और ऑफ कोर्स ये जो हमारा पावर था, हमारे जो पूर्वजों की शक्ति थी, जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, जहाँ गुरुकुल की व्यवस्था थी, जहाँ तब भी लोग जहाँ पर बहुत संवाद होते थे। मैं काशी से आता हूँ और काशी में एक परंपरा रही है, हाँ, और कि वहाँ पर बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ होती थी, लोग तार्किक बातें करते थे, आज भी हैं, आज वो यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंसेस का रूप ले चुकी हैं। लेकिन उस तार्किक शक्तियों में किन किन पहलुओं पे बात होनी चाहिए, क्या मार्गदर्शन होना चाहिए हमारे युवाओं के लिए, ऐसा कुछ एक साथ करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स एक एक इमेज जो आपको दिख रही है, ये भी एआई जनरेटेड पिक्चर ली गई है। इसमें ये दिखाया गया है कि चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, अगर आज पैरेलल चलेगी एलोपैथ के साथ, जो हमारे हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसको आपको समझना होगा बचपन से ही। अगर आपकी संस्कृति की रुचि होती है तो ये पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। बचपन से ही अगर आपकी रुचि होती है कि पहले भी लोग चोटिल होते थे, पहले भी लोगों की समस्याएं हल होती थी, आज इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन चुका है। वो हमें हालांकि पहले से जो हमारे हमारे हेल्थ हैं, वो अभी इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, इतना सारा मेडिकल डायग्नोसिस टूल्स आ चुका है कि अब चीज़ें जो तुरंत ही पता चलती, शायद पहले ऐसे संभव नहीं थी। लेकिन पहले भी इतनी एफिशिएंटली चीज़ें, जब ये बड़े सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं थे, तो कैसे लोग कर पाते थे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए फंडिंग चाहिए, जो हम अपील करते हैं कि हाँ, वो फंडिंग आपके साथ मिले। फिर मैं अब आऊँगा अपने पूर्णतः उद्देश्य को समझाने के लिए कि अगर आप हमारे उद्देश्य को समझना चाहते हैं तो 3 पार्ट्स में समझें। पहला है कि हम चाहेंगे कि हर गांव में हम पहुँचे, या हमारे जैसे लोग पहुँचना चालू करें, या हमारे से श्रेष्ठ जिन्होंने हमें यहाँ तक खड़ा किया वो विलेज तक पहुँचें। वो हमारे पास जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको लेते हुए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ब्रिज का काम करें, और यूटिलाइजिंग पास्ट अकॉर्डिंग टू प्रमोट अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। यही है, ताकि हमारे युवा इंगेज हों और कुछ अच्छा करें देश के लिए। दूसरा, स्पिरिचुअल एंड रिसर्च पाथवेज, ये मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी हो चुका है। ओशो की एक लाइन है, जो पंक्ति मुझे लगता है कई लोग सहमत होते होंगे, कि अगर विज्ञान को समझना है तो आध्यात्म समझिए, और आध्यात्म को समझना है तो विज्ञान समझिए। आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। हमारे में मेजॉरिटी ऑफ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक पद्धति से आप किसी चीज़ को तार्किक तरीके से समझने की सूझबूझ रखते हैं, तो जो देश में पहले पहले हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से आरोप प्रत्यारोप लगा करते थे कि थोड़ा अंधविश्वास है, थोड़ा ये है, गांव में सारी चीजें बड़ी तार्किक होती, चाहे तुलसी का पूजन हो, चाहे वृक्ष लगाना हो, चाहे वृक्षों से प्रेम हो। आज भी राजस्थान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चिपको आंदोलन की जब स्टोरी आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि हम सब के लिए जो चीजें पहले थी या जो कहानी के रूप में सुनते हैं, वो सब बड़ी तार्किक हुआ करती थी। वो सब का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ करता था, और उन दोनों का समावेश करें, युवाओं को एक स्किल दें, युवाओं को बताएं ऊर्जा का संचयन कैसे हो सकता है, एनर्जी हार्वेस्ट कैसे की जा सकती है। सन इतना बड़ा सोर्स है एनर्जी का, दिन में क्यों पढ़ना जरूरी है, रात में कोशिश करें कि वो जो गधूरी बेला कहते हैं, या ऐसे कह लीजिए सनसेट के बाद आप अपने कार्यक्रम को सीमित रखें, जिससे कि हमारा जो ऊर्जा है वो कम से कम खर्च हो। ये सारी चीज़ें एक बात की मतलब गांव में पहुंच के बताई जा सकती है और समझाई जा सकती है। ऑफ कोर्स ये छोटा सा पार्ट है कि हाँ, इसके लिए ज़रूरी है, फंड चाहिए, ये चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आसान है, हो जाएंगी वंस वी आर रेडी, हम जब तैयार हो तो। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ऑफ कोर्स मैं अपने बारे में क्या ही इंट्रोड्यूस करूँ। मेरा नाम डॉक्टर अनंत प्रकाश पांडे है। मैंने पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है, जहाँ मालवीय जी ने भिक्षा याटन करके एक इतने बड़े विश्वविद्यालय की परिकल्पना की, जहाँ चरित्र निर्माण एक अंतिम उद्देश्य होता है। लेकिन आज आप देखेंगे तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय प्रांगण एक हमारे लिए चैलेंजिंग बात है कि अभी भी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 200 में नहीं आ पाता है। कारण यही होगा कि हम कहीं ना कहीं से जो वो 100 साल पहले बुनियाद रखी गई, हम पूर्णतः वहां तक नहीं पहुंच सके, और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति से थोड़े दूर हैं, थोड़ा भटकाव है। लेकिन खैर, हमारी टीम में कुछ सोशल वर्कर हैं, ये अभी तो टीम लीड कर रहे हैं रोहित, उनकी मदद से ये पीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये बनाई गई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समय समय पे आते आते इसको और एलोबरेटिव तरीके से आपको बताएंगे। तो उसके बाद जब से मैं यहाँ जर्नी किया हूँ जोधपुर के लोगों को देख के, जोधपुर में लोगों के सांस्कृतिक
समर्पण को देख के ऐसा लगता है कि मैं एक काशी जहाँ से निकला, जो भारत की कल्चरल कैपिटल कहलाती है, वहाँ से के बाद जोधपुर में भी ऐसा ही माहौल देखने को मुझे मिल रहा है कि यहाँ भी लोग इच्छुक हैं। लोग अपने लड़कों को ना केवल चाहते हैं कि वो अर्जन करें, लेकिन उस अर्जन में वो चाहते हैं कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा भी स्थापित करें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडियन नॉलेज पार्क जैसा हर गांव में एक ऐसी स्थापना की जाए जहां पर मेंटरिंग हो, जहां पर युवा आगे आएं और पढ़ने के साथ साथ समृद्धि दिलाएं अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को। तो अगर इसको प्रमोट करना है तो निश्चित है कि इसका दूरगामी मेरा उद्देश्य है कि अध्यात्म एवं विज्ञान विश्वविद्यालय जैसी परिकल्पना है। ऑलरेडी इसमें मैंने देखा है बहुत सारे हमारे शंकराचार्य पीठ के लोग, बहुत सारे टॉप क्लास के लोग जो अभी फॉरेन में हैं, वो भी इनिशिएट करके इंडिया में चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों और लोग आगे आएँ। तो इसके साथ मैं आज के लिए बस इतना ही आपसे शेयर करने आया था। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय लेके सुना। ऐसा खुशहाल चेहरा अगर मिलता है, ये भी आर्टिफिशियली जनरेटेड वीडियो है, अरे इमेज है, लेकिन अगर ऐसी समृद्धि, ऐसी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। तो जय हिंद, जय भारत।